हु तुतु। तो हु तुतु किस गेम को बुलाते हैं? ये जो है ये कबड्डी का नाम है। तो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में जो है वो किसी एक चीज़ को जो है डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। तो इसी तरीके से जो है वो, जैसे हमारे यहाँ कबड्डी कबड्डी बोला जाता है, ऐसे किसी जगह पे इसको हु तुतु बोला जाता है। और इसके क्या क्या नाम है? तो कबड्डी के गेम के और नाम है छेडू गुड्डू, छेडू गुड्डू और छू किटकिट। ओके, हु तुतु तो चैप्टर का ही नाम है, हाडूडू और कबड्डी। बाकी किसी जगह पे इसे किसी और नाम से भी बुलाया जाया हो सकता है। अब यहाँ पे ये 3 सिस्टर्स की जो है वो फोटो दिखाई गई है, जिसमें कौन है? ज्वाला है, लीला और हीरा है। ये कहाँ पर रहने वाली हैं? ये कहाँ की रहने वाली हैं? मुंबई की रहने वाली हैं। और ये क्या करती थी? ये जो है वो कबड्डी खेलती थी। ठीक है, तो ये कबड्डी की प्लेयर रह चुकी हैं। तो नाम अगर पूछे जाएंगे, नाम क्या है? ज्वाला, लीला एंड हीरा कबड्डी प्लेयर्स थी। तो अभी तो ये बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन अपने टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जो थी कबड्डी प्लेयर्स थी। अब यहाँ पे जो एक फ़ोटो दिखाई गई है, ये किसकी है? ये कर्णम मल्लेश्वरी की है। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? ये एक वेट लिफ्टर हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। वेट लिफ्टर हैं और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके जो फादर हैं वो कौन थे? इनके फादर जो हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल, इनके फादर कौन है? वो पुलिस कांस्टेबल हैं। और मल्लेश्वरी ने जो वेट लिफ्टिंग है वो कब से स्टार्ट कर दी थी? जब ये 12 साल की थी तब से इन्होंने वेट लिफ्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। मतलब जो है वो इन्होंने वजन उठाना जो है वो 12 साल की उम्र से जो है स्टार्ट कर दिया था। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। कितना? 130 ग्राम तक का वजन अब ये उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29 मेडल जीते हैं और 130 किलोग्राम का वजन ये उठा लेती हैं। इनकी 4 जो बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वो भी क्या करते हैं? वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। तो ये हो गया अबाउट द कर्णम मल्लेश्वरी। इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। कितना वज़न उठाती हैं? 130 ग्राम का। और कितने मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में? 29 मेडल्स। में पहाड़ियों के बीच, जो पहाड़ी है ना, उनके बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। और इस जगह को हम क्या बोलते हैं? इस जगह को हम वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। क्या? वैली ऑफ फ्लावर्स। हिंदी में से क्या बोलेंगे? फूलों की घाटी। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट कलर्स के जो है वो फूल देखने को मिल जाते हैं। उसमें जैसे कि रेड कलर का फूल जो है वो बुशेस में से निकल के आ रहा है, बुश जो कि झाड़ियाँ हैं उसमें से निकल के आ रहा है। सफ़ेद कलर का फूल जो है वो हमें पत्थरों के बीच से निकलता हुआ दिख जाता है। ऐसे ही जो है वो पीले कलर का, जो ब्राइट येलो कलर का फ्लावर है, वो पूरी उसकी जो है बोले तो एक कारपेट टाइप की बिछी हुई है ना। तो बहुत सारे कलर के वैरायटी ऑफ फ्लावर्स जो है हमें इस जगह पे देखने को मिलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फूलों की घाटी। एक घाटी है जहाँ पे सिर्फ फूल ही फूल है। अब देखो यहाँ पर एक जो है वो डिज़ाइन दिखाई गई है। इस डिज़ाइन को जो है वो मधुबनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस डिज़ाइन को जो है वो मधुबनी बोला जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी फोक आर्ट है। इसको मधुबनी बोला क्यों जाता है? इसको मधुबनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है जो जिसका नाम है मधुबनी। वहाँ पे जब भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई ओकेजन होता है तो वहाँ के लोग जो हैं वो अपने घरों की दीवारों पे या फिर आंगन में जो है वो इस तरह के चित्र, इस तरह के जो पेंटिंग्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो पेंटिंग है या ये जो चित्र है वो बनाई कैसे जाती है? तो इसको बनाने के लिए जो है वो पिसे हुए चावल का जो आटा है ना उसको यूज़ करते हैं। उसमें उसको जो है उसमें पानी डाल के उसका जो है पेस्ट बनाते हैं। फिर उसमें कलर मिलाते हैं। तो जो राइस पाउडर है उसमें कलर और वाटर मिला के उसका पेस्ट बनाते हैं। उससे जो है वो ये पेंटिंग बनाई जाती है। इसके लिए जो कलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके लिए जो कलर करते हैं वो
भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बनाने के लिए हम जो है नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करते हैं। इसको बनाने के लिए नील जो कि इंडिगो है, टर्मरिक हल्दी, ओके, और जैसे कि फूल हो गए, फूल या पेड़ों के रंग लेते हैं, फूलों से कलर बनाते हैं, ट्रीज से जो है वो कलर बनाते हैं। इस तरीके से नेचुरल सोर्सेज से जो है कलर बना के हम इसमें यूज़ करते हैं। इस पेंटिंग में जो है वो इंसानों को, ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, जानवरों को, पेड़ों को और फूलों को, चिड़िया दिखाई जाती है, या फिश हो गए, या बहुत सारे दूसरे एनिमल्स, जानवर जो हैं वो इस पेंटिंग में जो है वो दिखाए जाते हैं। तो एक ही पेंटिंग में अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी देखो यहाँ पे जैसे ये बर्ड बनी हुई है, ये ह्यूमन फिगर बना हुआ है, यहाँ पे ये हाथी शो किया हुआ है, एलिफेंट है, फिर बर्ड है, फ्लावर है। तो एक ही पेंटिंग में जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये हो गया हमारा मधुबनी आर्ट के बारे में। जो फूल होते हैं ना, फूलों के बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे फूलों को खाया भी जाता है। तो जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में जो है वो कचनार के फूल जो होते हैं उसकी सब्जी बनती है। किसके? कचनार के फूल की सब्जी कहाँ पे बनती है? उत्तर प्रदेश में बनती है। केरला में जो है वो बनाना, जो केले के फूल होते हैं उसकी सब्जी बनती है, ओके। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो है सहजन के फूल जो होते हैं, सहजन के फूल से जो है पकौड़े बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से फूलों को खाया भी जाता है। अब फूलों से जो है वो दवाई भी बनती है, खुशबू भी, जैसे परफ्यूम भी बनता है, और कलर्स भी बनते हैं। अब जैसे एक बेगोनिया का फ्लावर होता है, तो बेगोनिया के फ्लावर को जो है वो यूज़ करके मेडिसिन बनाई जाती है। ऐसे बहुत सारे फूल जो है उन्हें यूज़ करके जो है वो मेडिसिन बनाई जाती है। यहाँ पर तो एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है, तो हम उसको ऐसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल या नेम दिया हुआ नहीं है। अब कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, कौन कौन से फूलों से कलर बनाया जाता है? जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया, मैरीगोल्ड से कलर बनाते हैं। जेनिया हो गया, जेनिया से कलर्स बनाते हैं, और उन कलर को यूज़ करके जो कपड़ा है, कपड़े को डाई किया जाता है। यहाँ पर एक ग्रैनीज रेसिपी के बारे में दिया गया है, मतलब जो हमारी दादी नानी जो नुस्खे बताती थी उसके बारे में दिया गया है। बताया है कि इक्वल पार्ट लो रोज़ वाटर का और ग्लिसरीन का, गुलाब जल का और ग्लिसरीन को जो है बराबर मात्रा में मिलाओ और उसको एक बॉटल में भर दो। उसमें फिर कुछ ड्रॉप जो है वो लेमन जूस के मिलाओ, और इस मिक्सचर को जो है वो ठंडी के दिनों में, जब ठंडा होता है तब इसको अपने स्किन पे यूज़ करो, और इससे जो है स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती है और उस पे जो है क्रैक्स नहीं आते हैं। तो ये जो है एक ग्रैनीज रेसिपी दी हुई है। अब उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कन्नौज। तो कन्नौज जो है वो इत्र के लिए, इत्र जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे पूरे ट्रक भर भर के जो है वो फूल आते हैं, और फिर उनसे जो है वो इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल और केवड़ा का पानी तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। तो क्या है, इत्र बनता है, रोज़ वाटर बनता है, और केवड़ा का पानी जो है वो जो फूल आते हैं उनसे बनाया जाता है। ये चेतन दास के बारे में है, जो जब 9 साल के थे तब वो कहाँ रहते थे? वो डेरा गाजी खान में रहते थे। डेरा गाजी खान जो है वो आज के टाइम में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो जब इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हुए थे, तो किस तरीके से जो हिंदू फैमिलीज पाकिस्तान में रहती थी वो किस तरीके से इंडिया में आई थी, इसकी स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो हमें स्टोरी में तो जाना नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट्स देखते हैं। मेन पॉइंट्स में है डेरा गाजी खान कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है।
फिर जो गांव वगैरह होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो वहाँ के फर्श वगैरह होते हैं, जो ज़मीन होती है घरों की, उसको वो काऊ डंग, गोबर और जो गीली मिट्टी होती है उसको मिक्स कर देते हैं और उस मिक्सचर से जो है पूरे घर की लिपाई की जाती है। अब ये लिपाई क्यों की जाती है, क्योंकि इससे जो है ना वो कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, उस मिट्टी में जो है वो कीड़े नहीं लगते हैं, तो वो कीड़ों से बचाने के लिए घरों की जो है वो लिपाई होती है। आजकल भी गांव वगैरह में होती है। तो किस चीज़ से, काऊ डंग, गोबर और जो गीली मिट्टी है उसको मिला के मिक्सचर तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर जो है वो 2-3 जगह का नाम आया है। एक तो सोहना विलेज का नाम आया है, एक है पलवल का नाम है। तो पलवल कहाँ है, पलवल, और एक है जो है वो गुड़गांव। तो सोहना विलेज, पलवल और गुड़गांव कहाँ पर हैं, ये सारे ही हरियाणा में आते हैं। ठीक है, ये सारे ही हरियाणा में हैं। तो यहाँ पर ये बासवा के बारे में बताया है, ये कहाँ पर रहते हैं, ये वेलवानिका में। वेलवानिका कहाँ पर है, ये गांव है जो कि कर्नाटका में है। इस स्टोरी में बताया गया है कि जुलाई के महीने में जो है इनके फादर जो प्याज की फसल है उसको उगाने की तैयारी करते हैं और ये खुंटी का यूज़ करते हैं। खुंटी को जो है मदद से जो है खेत को खोदते हैं, लूज करते हैं, सॉइल को ढीला करते हैं और मिट्टी को जो है वो नरम बनाते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं, खुंटी का। ये कहाँ पर, ये बोला जाता है कर्नाटका में। जो एक आयरन रॉड होती है जिसको यूज़ करके हम मिट्टी को खोदते हैं, उसको नरम बनाते हैं, उसको कर्नाटका में खुंटी बोला जाता है। अब एक और नया वर्ड है खुरिगे। खुरिगे किसको बोलते हैं, ये जो बैल है ना, बैलों के पीछे जो इस तरीके से जिसको हम हल बोलते हैं उसे यहाँ पर जो है वो खुरिगे बोला जाता है। अब जो प्याज के बीज बोए थे वो कितने दिन में निकलना शुरू हो जाते हैं, वो 20 डेज़ में जो है वो निकल आते हैं। फिर जो है वो इलिगे का यूज़ करते हैं। इलिगे की मदद से जो है वो प्याज के पौधे जो है ना उनको अलग कर लिया जाता है। तो इलिगे कैसा दिखता है, इलिगे इस तरीके से दिखता है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो शार्प होता है। तो इसको क्या बोला गया है, इसको जो है वो खुरिगे, खुरिगे। ठीक है, और ये क्या है, ये आयरन रॉड जो है इसको बोले है खुंटी, इसको बोला है खुंटी। और ये जो है ये दिखाया गया है, इसको बोला है इलिगे। तो इस तरीके से नाम दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर दिखाया गया है, जो स्पैरो होती है जो कि गौरैया होती है, डव है जिसको हम फाक्ता बोलते हैं, या फिर जो सनबर्ड है जिसको शक्कर खोरा बोलते हैं, ये सारे ही जो है अपना नेस्ट बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए जो है वो पेयर में काम करती है, जोड़े में काम करती हैं। अब ये गिजू भाई वडेका कौन है, गिजू भाई वडेका जो है ये गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात के रहने वाले थे और इन्होंने बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियाँ लिखे थे, मतलब बहुत सारी जो इन्होंने बच्चों के लिए स्टोरी लिखी थी। अब ये जो चैप्टर है ये एक लेटर है और इस लेटर में, इस पत्र में इन्होंने आसपास के जो पक्षी हैं उनके बारे में बताया है। तो गिजू भाई वडेका कौन है, ये एक स्टोरी राइटर्स हैं, मतलब ये बच्चों के लिए स्टोरी लिखते थे और कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। इंडियन रॉबिन जिसको हम कलचड़ी बोलते हैं, तो कलचड़ी अपना घोंसला कैसे बनाती है। कलचड़ी को अपना घोंसला बनाने के लिए जो घास है, घास की ज़रूरत पड़ती है और जो बहुत ही सॉफ्ट टहनी होती है वो यूज़ करती है, जड़ों को यूज़ करती है, ऊन है, हेयर है और ऊन को बिछाकर जो है ये अपना घोंसला बनाती है। बनाती कहाँ पर है, जो सड़क किनारे पत्थर पड़े होते हैं उन पत्थरों में जो जगह रह जाती है उस जगह में जाके जो है वो इंडियन रॉबिन अपना घोंसला बनाती है और उसमें जो है वो अंडे देती है। अब कौवे को, क्रो को अपना घोंसला बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो कौवा जो है वो अपना घोंसला बनाता है तार से और लकड़ी से। ठीक है,
और ये बनाता कहाँ पर है, ये जो पेड़ होता है, पेड़ की जो सबसे ऊपर टहनी होती है, डाल होती है, वहाँ पर ये जो है वो अपना घोंसला बनाता है। कोयल इसके घोंसले में आके अंडे देती है। तो जो कौवा है वो कोयल के साथ साथ अपने अंडों को भी सहता है। जो डॉव है, जिसको हम डव बोले या फिर फाख्ता बोले, तो ये जो कैक्टस होता है, कैक्टस के जो कांटे होते हैं उसके बीच में, या जो मेहंदी की हेज होती है उसके बीच में अपना घोंसला बनाती है। कौन? डव, या फिर इसको बोलते हैं फाख्ता। जो स्पैरो होती है, गौरैया जिसे हम बोलते हैं, वो आसपास के, हमारे घरों के आसपास देखने को मिल जाती है। ये घोंसला कहाँ पे बनाती है? तो ये कहीं पे भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे कि अलमारी के ऊपर हो गया, कपबोर्ड के ऊपर हो गया, मिरर के पीछे हो गया, ठीक है। और कहाँ पर बनाती है? या फिर जो लेज बने होते हैं वहाँ पर, जो आले बने होते हैं वहाँ पर अपना घोंसला बना लेती है। वहीं जब हम पिजन की बात करते हैं, कबूतर की बात करते हैं, तो ये जो पुराने खंडर होते हैं, पुराने मकान होते हैं, खंडर होते हैं, वहाँ पर ये अपना घोंसला बनाते हैं पिजन। फिर जो बार्बेट या कॉपर स्मिथ होती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बसंत गौरी बोलते हैं। ये गर्मियों में जो है वो टुक 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 जैसी आवाज़ें निकालती है। और ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के जो तना होता है, तने में गहरा छेद करके, होल करके, वहाँ पर ये घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। अब जो टेलर बर्ड है, जिसको हम दर्जिन चिड़िया भी बोलते हैं, तो ये जो है अपना घोंसला कैसे बनाती है? ये 2 पत्तों को सिलकर, जो है नाम से ही है टेलर, ठीक है, तो दोनों 2 पत्तों को सिलकर जो है ये अपना घोंसला बनाती है। और जो उसके फोल्ड होते हैं, जो उसकी मोड़ होते हैं, उसमें जो है ये अंडे देती है। अब जो सनबर्ड है, जिसको हम शक्कर खोरा भी बोलते हैं, ये छोटे पेड़ों पे, या तो जो बुश होती हैं, जो कि झाड़ी होती है, झाड़ी पे या छोटे पेड़ों पे जो है ये लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। तो शक्कर खोरा या फिर सनबर्ड अपना घोंसला किस चीज़ों से बनाती है, अपना नेस्ट किस से बनाती है? तो बाल हो गए, बारीक घास हो गई, ठीक है, और पतली टहनियाँ हैं, सूखे पत्ते हैं, या फिर जो रुई होती है उससे, पेड़ों की छाल से, या फिर जो कपड़ों के चिथड़े होते हैं, ठीक है, उससे जो है, और जो स्पाइडर कॉबवेब, मतलब जो मकड़ी का जो छत्ता होता है, मकड़ी का जो जाल होता है, उससे ये अपना घोंसला बनाती है। इन सब चीज़ों को यूज़ करके ये घोंसला बनाती है। कौन? सनबर्ड, जिसको हम शक्कर खोड़ा बोलते हैं। अब देखो बीवर बर्ड कैसे घोंसला बनाती है और कौन बनाती है। बीवर बर्ड में जो है वो मेल बीवर बर्ड जो है वो घोंसला बनाएगा, और जो फीमेल है वो सारे नेस्ट को चेक करेगी, देखेगी, फिर उसमें से जो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको वो सिलेक्ट करेगी, और उसमें जाके ये अंडे देती है। तो ये किसका काम है? ये बीवर बर्ड का काम है। जो बर्ड्स होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो सिर्फ अंडे देने के लिए, एग ले करने के लिए जो है वो नेस्ट बनाते हैं। और जब उसमें से चिक्स निकल आते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये जो है वो अपने घोंसले छोड़ देते हैं, नेस्ट को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो जानवरों के दांतों के बारे में दिया गया है। जो काऊ होती है, जो गाय होती है, गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, और वो किस लिए होते हैं? जो पत्ते होते हैं, जो घास होती है, उसको काटने के लिए होते हैं आगे के दांत, और चबाने के लिए जो है वो पीछे के बड़े और जो फ्लैट होते हैं ना, वो दांत होते हैं इनके चबाने के लिए। वहीं जब हम बात करते हैं बिल्ली की, तो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, और वो किस लिए होते हैं? जो फाड़ने, मीट को जो फाड़ना और जो काटना होता है, उसके लिए इसके दांत जो है वो बहुत शार्प होते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं स्नेक की, तो स्नेक के दांत जो है वो कैसे होते हैं? वो कर्व होते हैं, वो घुमाव वाले होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं, हुक के जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने प्रे को, ये अपने जो इनका शिकार होता है ना, उसको ये चबाकर नहीं खा पाते हैं, ये पूरा ही पूरा जो है उसको निगल जाते हैं।
गिलहरी जो है, गिलहरी के जो फ्रंट के दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के जो सामने वाले दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके जो दांत होते हैं वो हमेशा घिसते हैं और पीछे से जो है वो, अंदर से जो है वो नए दांत आते रहते हैं, इससे इसके दांत जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो रेगुलर ग्रो होते रहते हैं। तो ये हो गया अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पर जो है बस नेम्स के बारे में देख लो। जो नल्ला मड्डा है वो कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश में है। तो नल्ला मड्डा आंध्र प्रदेश में है। वहीं जब बाजार गांव की बात आएगी तो ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। कफ परेड कहाँ है? ये भी जो है वे महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। अच्छा, यहाँ पे ये डायरिया एंड वॉमिटिंग के बारे में बताया है। जब किसी को डायरिया हो जाता है या फिर वॉमिटिंग होती है तो बॉडी में से बहुत ज़्यादा जो है वो पानी लॉस होता है, मतलब वाटर का लॉस होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी से जो है वो पानी का ज़्यादा लॉस ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, पानी लेंगे, ठीक है, और उसमें सॉल्ट एंड शुगर जो है वो मिक्स कर देंगे, मतलब चीनी और नमक जो है वो ऐड करेंगे और उस पानी को थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो लेते रहेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, हमारी बॉडी में जो है वो पानी की कमी नहीं होगी। तो जैसे घर में किसी को भी कभी उल्टी या दस्त होने लगा तो वो बार बार भागता रहता है, तो उसकी बॉडी में से क्या है? वाटर लॉस हो रहा है। तो वाटर लॉस ना हो इसके लिए हमें उसे नमक और चीनी का घोल जो है, जो उसमें पानी जो तैयार किया है, वो हमें उसे थोड़ी थोड़ी देर में देते रहना चाहिए, जिससे कि उसकी बॉडी में जो है वो वाटर मेंटेन रहे, डिहाइड्रेशन ना हो। अब ये होलगुंडी का एरिया कहाँ है? तो होलगुंडी जो है ये कर्नाटका में है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है डेजर्ट ओक। ये पेड़ की जो ऊंचाई है लगभग 8 से 10 फीट की होती है और इसमें बहुत ही जो है वो थोड़ी लीव्स होती है, वेरी फ्यू लीव्स जो है इस पे प्रेजेंट होती है। लेकिन जब इसके जड़ों की बात करते हैं तो इसकी जड़ जो है वो बहुत ही गहरी ज़मीन में जाती हैं और वो तब तक अंदर जाएंगी जब तक कि उन्हें पानी नहीं मिल जाएगा। फिर वहाँ से ये पानी जो है वो एब्जॉर्ब करके ट्री का जो तना होता है, जो पेड़ का तना होता है, वहाँ पे उसे ये स्टोर कर लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रहने वाले लोकल पीपल थे उनको ये बात पता थी कि जो ओक है, डेजर्ट ओक है, वो अपने तने में पानी इकट्ठा कर लेता है। तो जब वहाँ पे पानी नहीं मिलता था, जो रेगिस्तान है, तो यहाँ के जो लोग थे वो एक पतला पाइप जो है वो इसके तने में डालते थे और वहाँ से जो है वो पानी निकालते थे। तो ये डेजर्ट ओक, जिसको हम रेगिस्तानी ओक भी बोलते हैं, ये हमें कहाँ मिलता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिहू का त्यौहार, बिहू का त्यौहार जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये असम का फेस्टिवल है, असम में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर जो चावल की नई फसल है उसे काटा जाता है और लोग जो है वो मिलकर भेला घर बनाते हैं। भेला घर क्या होता है, किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये ग्रास, घास और बांस से मिलाकर भेला घर बनाया जाता है। और जो बिहू होता है ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है। पहले दिन वाले को जो है हम उरुका बोलते हैं। इस दिन सारे गांव वाले मिलकर साथ में बैठकर जो है वो खाना खाते हैं। अब जो भी सामान आता है खाने पीने का, वो गांव वाले जो है वो साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं और सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं। इसमें जो राइस यूज़ करते हैं उसको बोरा राइस बोलते हैं और फायरवुड, लकड़ी का इंतज़ाम करते हैं, बैम्बू बांस का इंतज़ाम करते हैं और मैजी का इंतज़ाम करते हैं। एक चीज़ इसमें और बनाई जाती है वो है पीठा। पीठा भी इस फेस्टिवल में बनाया जाता है और इसके साथ जो शक्करकंदी होती है, स्वीट पोटैटोज़ होते हैं, उसको भी इस फेस्टिवल में जो है वो बनाया जाता है और पीठा और चाय जो है वो सर्व की जाती है। तो यहाँ पर ये नोट दिया है कि उरुका जो है
वो बिहू से पहले वाली जो इवनिंग होती है उसको हम उरुका कहते हैं। बोरा और चेवा राइस जो है वो यहाँ का कॉमन वैरायटी है जो ये असम में यूज़ की जाती है, और ये थोड़ा स्टिकी राइस होता है, चिपचिपा राइस होता है। इस फेस्टिवल में जो लेडीज़ होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो पीले कलर की जो है वो ड्रेस पहनती हैं, और इसके साथ साथ वो मेखाला चादर पहनती हैं। ठीक है, तो मेखाला चादर पहना जाता है। मिड डे मील एवरी चाइल्ड्स राइट। मिड डे मील जो है वो हर बच्चे का हक है। हमारे देश के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें भर पेट जो है वो खाना नहीं मिलता है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे बिना खाए भूखे पेट जो है वो स्कूल चले जाते हैं, और इसकी वजह से जो है वो अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो हमारे देश ने कुछ साल पहले ही ये जो है मिड डे मील स्टार्ट किया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ खाना जो है वो दिया जाएगा। गरम गरम खाना जो है उन बच्चों को दिया जाएगा, और ये हर एक बच्चे का जो है वो हक है। अब ये मिड डे मील स्कीम जो है ये स्टार्ट कब हुई है? ये 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1995 तब ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुई थी, और तब इसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ देखो, मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 1995 में, और तब इसके किसके अंडर हुई थी? ये हुई थी नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होगा? NSPE। ठीक, अब अक्टूबर 2007 में इसके नाम को जो है वो बदल दिया गया, और उसका नाम क्या कर दिया गया है? अब इसको बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल। अब इसका नाम बदल के ये कर दिया गया है। तो 1995 में तो इसका नाम ये था, और 2007 में जो है वो नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल, और इसको हम किस नाम से और जानते हैं? मिड डे मील स्कीम, ये इसको बोला जाता है। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने इस जो मील है इसमें मिल्क को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये अभी ऐड कर दिया गया है कि अब जो है वो मिड डे मील में बच्चों को दूध भी दिया जाएगा।